हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम करेंगे 6th क्लास की भूगोल पृथ्वी, हमारा आवास का 6th लेसन, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इससे पहले के जितने भी लेसन्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उनकी वीडियो जरूर देखें। और इससे पहले का जो लेसन है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, उस वीडियो को आप देखेंगे कि समझ जाएंगे कि भूमंडल किसे कहते हैं और भूमंडल पर कैसे विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर जो ज़मीन का हिस्सा है उस ज़मीन के हिस्से की अलग अलग आकृतियां पाई जाती हैं और ये स्थल रूप उसी का भूमंडल का ही एक हिस्सा है। ये उन आकृतियों में ही आ जाता है। और आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर जो अलग अलग आकृतियां पाई जाती हैं उनके नाम भी अलग अलग हैं। तो ये आकृतियां कैसे बनती हैं और क्यों बनती हैं, आज हम स्थल रूप लेसन में 6th लेसन में पढ़ेंगे। इससे पहले का जो लेसन है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, उसमें हमने भूमंडल में ये पढ़ा था 70% से भी ज़्यादा हिस्सा जल है और 30% से भी कम हिस्सा भूमंडल है। पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा जल की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये आसमान से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी पर जो भूमंडल है जो 30% से भी कम है, उसकी ये अलग अलग आकृतियाँ क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। जब आप कहीं पर घूमने जाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो आप रास्ते में देखते हैं कि कभी पहाड़ आते हैं, कभी पठार आते हैं, कभी घाटियाँ आती हैं, कभी झील आती हैं और कभी तालाब आते हैं या कभी नदियाँ आती हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी के ऊपर महासागर भी पाया जाता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, इसमें पर्वत, पठार, झील, सहायक नदियाँ, समुद्र और अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं, पर्वत भी दिखाए गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर ये भूमंडल एक जैसा नहीं है, सभी जगह अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं और ऐसी चीज़ें अनगिनत हैं। और ये अलग अलग आकृतियाँ सभी देशों में पाई जाती हैं, सभी महाद्वीपों में पाई जाती हैं, यानी कि पूरी पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी के कुछ भाग तो बहुत ऊंचे होते हैं और कुछ भाग बहुत नीचे होते हैं, गहरे होते हैं। इन ऊंचे नीचे भागों के नाम भी अलग अलग हैं। ऐसा पृथ्वी के ऊपर क्यों होता है, ये अलग अलग आकृतियां क्यों बनती हैं? ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को, जिसके ऊपर हम रहते हैं, उस हिस्से को स्थल रूप कहते हैं या स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल के बारे में आपने पिछले लेसन में भी पढ़ा है और आप इसे 7th क्लास में भी पढ़ेंगे। स्थल मंडल के नीचे बहुत सी प्लेटें पाई जाती हैं और आपने सौर मंडल में पृथ्वी इस लेसन में यानी पहले लेसन में ये पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो इसके अंदर जो प्लेटें पाई जाती हैं वो भी हिलती हैं और पृथ्वी लगातार घूमती रहती है तो ये प्लेटें भी लगातार हिलती रहती हैं। तो कई बार ये प्लेटें आपस में टकरा जाती है जिससे भूकंप आता है और ये भूकंप आपने महसूस भी किया होगा कि कई बार घर में झटके लगते हैं या जमीन हिलने लगती है या कंपन पैदा होता है, उसे भूकंप कहते हैं। ये भूकंप प्लेटों के टकराने से आता है, ये प्लेटें जमीन के अंदर पाई जाती हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जिस पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं इस पृथ्वी में लगातार गति होती रहती है। पृथ्वी की गति के कारण ही पृथ्वी के कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं और कुछ भाग नीचे धंस जाते हैं। पृथ्वी के जो भाग ऊपर की ओर उठे होते हैं, जिनकी ऊंचाई 600 मीटर तक होती है, उन्हें पहाड़ी कहते हैं और जो भाग 600 मीटर से ज़्यादा ऊंचे होते हैं उन्हें पहाड़ कहते हैं। ये पहाड़ कहीं हजारों मीटर ऊंचे भी हो सकते हैं। कुछ पहाड़ तो 8000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचे हैं, जैसे हिमालय पर्वत है 8848 मीटर ऊंचा है। अभी तक आप पृथ्वी के अंदर होने वाली गतिविधियों को समझ गए होंगे कि पृथ्वी जब हिलती है, गति करती है,
तो इसकी प्लेटें हिलती है, जिसके कारण भूकंप आता है और पृथ्वी के कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं, कुछ भाग नीचे धंस जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी की सतह के ऊपर भी हलचल होती रहती है, यानी पृथ्वी के सतह पर भी परिवर्तन आता रहता है। ये परिवर्तन वर्षा के द्वारा, जल के द्वारा और बर्फ के द्वारा आता है। यानी पृथ्वी के ऊपर जो पहाड़ बने होते हैं या पहाड़ियां बनी होती हैं, जब तेज वर्षा होती है या तेज आंधियां आती है या उनके ऊपर जब बर्फ जम जाती है और धूप में वो बर्फ पिघलने लगती है तो वो पानी के रूप में बहने लगती है। तो जब पहाड़ के ऊपर से पानी बहता है या जब आंधियां चलती हैं तो वो पहाड़ हवाओं के द्वारा और पानी के द्वारा घिस कर नीचे उसके टूट टूट कर टुकड़े के रूप में नीचे बहने लगता है और वो मलबा बहते बहते पानी के साथ मैदानों में आ जाता है। इसी तरह मैदानों का निर्माण होता है। पानी के रूप में और आंधियों के रूप में जब पहाड़ के टुकड़े टूट जाते हैं, यानी उसका ऊपरी हिस्सा घिस जाता है, छोटे छोटे टुकड़े होकर वो पहाड़ से टूट जाता है, तो उसे अपर्दन कहते हैं। और जब वो पानी के द्वारा बहकर दूसरे स्थान पर चला जाता है और इकट्ठा हो जाता है या फैल जाता है, उसे निक्षेपण कहते हैं। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पानी के द्वारा पहाड़ों के टुकड़े टूटकर पानी के साथ बहते हैं और वो दूसरे स्थान पर जाकर फैल जाते हैं, जिससे मैदानों का निर्माण होता है। इस तरह एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि मैदानों का निर्माण कैसे होता है, तो ये चीज आप अच्छी तरह समझ लें। और आप ये भी समझ लें कि पहाड़ों का अपर्दन किन चीजों के द्वारा होता है, तो ये 3 चीजों के द्वारा होता है, जल के द्वारा, वायु के द्वारा और बर्फ के द्वारा। आइए अब हम पर्वतों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पर्वत के बारे में तो आप पहले भी जानते होंगे कि पर्वत पृथ्वी के ऊपर ऊंचा उठा हुआ एक भाग होता है जो ऊपर से नोकीला होता है और नीचे से उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है और ऊपर से उसका शिखर छोटा होता है। यह किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जाता, ये प्रकृति के द्वारा ही बनता है। जैसे अभी हमने बात की कि जब पृथ्वी के अंदर हलचल होती है तो इसका कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और वो पहाड़ बन जाता है या पहाड़ी बन जाती है। कई बार पठार भी बन जाते हैं। पठार के बात हम बाद में करेंगे, अभी हम पहाड़ की बात कर रहे हैं, पर्वत की बात कर रहे हैं। पर्वत की पहचान यही होती है कि इसका शिखर छोटा होता है और इसका आधार चौड़ा होता है। ये नीचे से बहुत चौड़ा होता है। इसकी चौड़ाई कई किलोमीटर भी हो सकती है और यह अपने आसपास के मैदान से बहुत ऊंचा उठा हुआ होता है। कुछ पहाड़ तो बादलों से भी ऊंचे होते हैं और जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हो तो पहाड़ के ऊपर की जलवायु ठंडी होती है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने पिछले लेसन में वायुमंडल की 5 परतें पढ़ी थी, नीचे शोभ मंडल था, उसके ऊपर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल हमने पढ़ा था। तो जो सबसे नीचे वाला शोभ मंडल होता है वहां पर ही सबसे ज्यादा गर्मी होती है, उष्मा होती है। और हम जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जलवायु ठंडी होती जाती है, यानी कि वो गर्मी उष्मा खत्म होती जाती है और ठंडी होती जाती है। यही कारण है कि पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई होती है। जो पहाड़ बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं तो वहां पर बर्फ जमी हुई होती है। ऑक्सीजन की मात्रा भी शोभ मंडल में ही ज्यादा पाई जाती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन भी नहीं होती है। इसलिए जब पहाड़ों पर लोग चढ़ते हैं तो वो ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि वो सांस ले सके और जिंदा रह सके। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पहाड़ों के ऊपर बर्फ क्यों जमी होती है और लोग अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर क्यों जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं जलवायु ठंडी होती जाती है और ऑक्सीजन भी खत्म होती जाती है। जब कई सारे पहाड़ एक लाइन के अंदर होते हैं, एक कतार के अंदर होते हैं, तो उन्हें पर्वत श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय, एल्प्स, एंडीज, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इसी तरह से बनी हुई हैं कि वो जो पहाड़ हैं जिनके अभी नाम लिए वो एक लाइन के रूप में हैं और वो दूर से देखने पर एक श्रृंखला के रूप में नजर आते हैं। सभी पहाड़ों की ऊंचाई अलग अलग होती है जो इस श्रृंखला के अंदर होते हैं।
कोई बहुत ऊंचा होता है, कोई कम ऊंचा होता है, तो इनकी ऊंचाई सबकी अलग अलग होती है। पर्वतों को भी 3 प्रकार में बांटा जाता है, एक वलित पर्वत, दूसरा ब्रशोंथ पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत को आप चित्र में देख रहे हैं कि ये कैसे सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा होता है, यानी बल खाता हुआ होता है। हिमालय और आल्प्स पर्वत वलित पर्वत है, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ होती है और शिखर शंकुआकार होता है। भारत में पाई जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला भी वलित पर्वत श्रृंखला ही है। लगातार अपर्दन होने के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। सभी पहाड़ अपर्दन होने के कारण लगातार घिसते रहते हैं, क्योंकि कभी आंधी आ जाती है, कभी वर्षा आ जाती है और पहाड़ों पर बर्फ भी होती है जो पिघलती रहती है, तो पानी के साथ इनका ऊपरी हिस्सा कटता रहता है, घिसता रहता है या टूटता रहता है। इसे अपर्दन कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ब्रशोंथ पर्वत को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, तो जब पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, प्लेटें टकराती हैं, भूकंप आता है, तो उसके कारण उस पहाड़ का बीच वाला हिस्सा टूटकर नीचे धंस जाता है और जो साइड वाले 2 हिस्से होते हैं वो ऊपर को उठ जाते हैं। तो इस तरह से बीच वाला हिस्सा नीचे की तरफ धंसा होना और साइड वाले हिस्से ऊपर उठना, ये ब्रशोंथ पर्वत का ही उदाहरण होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यानी कि इसका बीच वाला बहुत बड़ा भाग टूटकर नीचे धंस जाता है और साइड वाले भाग ऊपर खड़े रहते हैं। ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड भ्रंश कहते हैं और जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है उसे द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वोसजेस पर्वत इसी तरह के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी पर्वत की। आपको ये याद रख लेना चाहिए कि हमारी पृथ्वी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिसे स्थलमंडल कहते हैं, उस स्थलमंडल के नीचे मेंटल होता है और मेंटल के नीचे क्रोड होता है। जो क्रोड होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, उसे पृथ्वी का गर्भ भी कहते हैं और वो इतना ज्यादा गर्म होता है कि गर्मी के कारण सब कुछ पिघल जाता है और तरल हो जाता है। और आप ये जानते हैं कि जब कोई चीज उबलती है तो उसमें भाप बनती है। जैसे कुकर में आप सब्जी बनाते हैं तो भाप बनती है और भाप के कारण वो सीटी ऊपर उठ जाती है। तो इसी तरह से पृथ्वी के गर्भ में गर्मी के कारण इतनी गैस बन जाती है कि कई बार वो गैस धरती को फाड़कर ऊपर की तरफ वो तरल पदार्थ निकलने लगता है, यानी धरती फट जाती है, छेद हो जाता है धरती में और वो पिघला हुआ पदार्थ भाप के साथ बाहर निकलने लगता है। और कई बार वो अपने साथ जला हुआ पदार्थ भी लेकर आता है, यानी राख भी लेकर आता है और ये पृथ्वी के ऊपर आ जाता है। कई बार पृथ्वी के अंदर भी ठंडा हो जाता है और कई बार पृथ्वी के ऊपर भी आ जाता है। तो जो पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के ऊपर आ जाता है और जब वह काफी साल के बाद या कुछ समय के बाद वो ठंडा हो जाता है तो वो पहाड़ का रूप ले लेता है। तो इस तरह से जो पहाड़ बनते हैं उन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ये पर्वत पृथ्वी के अंदर जो लावा पाया जाता है, जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जब वो लावा बाहर आ जाता है तो ये ठंडा होकर ज्वालामुखी पर्वत बनता है। इस तरह के पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं क्योंकि इनके अंदर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और ये पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ इस लावा के साथ बाहर आ जाते हैं, जो पर्वत के अंदर दब जाते हैं, ज्वालामुखी पर्वत के अंदर ठंडे हो जाते हैं, जम जाते हैं। इस तरह से इन पहाड़ों को तोड़कर ये खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। पर्वतों से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा तो जैसे अभी हमने कहा कि पर्वतों के ऊपर बर्फ जमी होती है क्योंकि जलवायु ठंडी होती है और जब धूप निकलती है तो वो बर्फ पिघलने लगती है और वो बर्फ पानी बनकर नदी के रूप में बहने लगती है और पानी मैदान में आ जाता है बहकर। इस तरह हमें पर्वतों से जल प्राप्त होता है और ये जल सिंचाई के काम भी आता है और ये अलवणीय जल होता है, शुद्ध जल होता है।
तो ये पीने के काम भी आता है। इसके अलावा इस जल से पन बिजली भी बनाई जाती है। पर्वतों के ऊपर अलग अलग तरह की वनस्पति भी पाई जाती है, जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। इसलिए हमें यहाँ से ईंधन भी मिलता है, चारा भी मिलता है और पहाड़ों के ऊपर कुछ घूमने की चीजें भी होती हैं। लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए जाते हैं, इसलिए ये मनोरंजन का साधन भी होते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे हमें गोंद, रेजिन आदि भी प्राप्त होता है। पर्वतों के ऊपर कुछ खेल भी खेले जाते हैं जिनके नाम हैं पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग। इस तरह पेपर में क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों पर कौन से खेल खेले जाते हैं, तो आप इन खेलों के नाम बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे पठार की। तो अभी हमने पर्वत के बारे में बात की थी कि उसका आधार यानी पर्वत नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर से शिखर उसका छोटा होता है, लेकिन पठार में शिखर भी बहुत बड़ा होता है। तो जैसे मेज होती है, मेज फर्श से ऊंची उठी हुई होती है लेकिन वो ऊपर से समतल होती है यानी कि सपाट होती है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो पठार होते हैं वो एक बहुत बड़ी मेज के समान होते हैं, यानी जमीन से ऊंचे उठे हुए होते हैं और ऊपर से वो सपाट होते हैं। उनका ऊपरी हिस्सा मेज के समान समतल होता है। किसी एक पठार के कई भाग हो सकते हैं, कई एक से अधिक किनारे हो सकते हैं। इनके ढाल खड़े हुए होते हैं, जैसे दीवार खड़ी होती है तो इस तरह से पठार जमीन से ऊंचा होता है लेकिन एक दीवार की तरह सीधा होता है। पठार की जो ऊंचाई है वो कई 100 मीटर से लेकर कई 1000 मीटर ऊंची होती है। भारत का दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसी तरह के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। इनकी ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है। समुद्र तल से तिब्बत के पठार की ऊंचाई 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक है। पठार भी बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं क्योंकि इनके अंदर भी खनिज पाए जाते हैं, इसलिए बहुत सारे खनन केंद्र पठारों में खोले जाते हैं ताकि पठारों से खनिज को निकाल सकें। अफ्रीका के पठार में सोना, हीरे की खानें पाई जाती हैं। भारत के छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत सारे जलप्रपात बनते हैं। जलप्रपात कैसे बनता है कि मान लीजिए कोई नदी बह रही है तो आगे जाकर नदी का हिस्सा बहुत नीचा हो जाता है कि एकदम से उसे पानी को ऊपर से नीचे की तरफ गिरना पड़ता है। तो जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो वो जलप्रपात बनाता है। आपने देखा होगा कि जब तेज बारिश आती है तो छत का पानी, आपके घर की छत का पानी नीचे गिरता है। इसी तरह से जब किसी नदी का पानी बहुत ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है तो वह जलप्रपात बनाता है। ये नदी के मुहाने पर बनता है। इसी तरह का जलप्रपात भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित है जिसे हुंड्रू जलप्रपात कहते हैं। कर्नाटक में जोग जलप्रपात है और इसी तरह के ये उदाहरण है। पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है, जो ठंडा होकर पहाड़ बन जाता है, उसके अंदर काली मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है और ये खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, उपजाऊ होती है। इन पठारों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि इनके अंदर कई रमणीय स्थल होते हैं, देखने के योग्य स्थान होते हैं। आगे हम बात करेंगे मैदान की। जब भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा समतल होता है, ना वो ऊंचा होता है ना वो नीचा होता है, तो उसे समतल कहते हैं, सपाट भी कहते हैं, चपटा भी कहते हैं, तो इसे ही मैदान भी कहते हैं। ये समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। कुछ मैदान बहुत ज्यादा समतल होते हैं, कुछ तरंगित भी होते हैं। ये मैदान नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं या सहायक नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ होती है सूर्य की धूप में पिघलने लगती है और वो पानी के रूप में बहने लगती है, तो पहाड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर वाली परत होती है, वो टूटकर पानी के साथ बह जाती है।
और पानी के साथ लाया गया ये मलबा जब पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर समान रूप से यानी समतल रूप से जम जाता है तो मैदान का निर्माण करता है। हम ये कह सकते हैं कि जब पानी के द्वारा पहाड़ अपर्दित होते हैं तो अपर्दित पदार्थों को अपने साथ पानी लेकर बहता है, और जब ये किसी जगह पर जाकर मैदान के रूप में फैल जाता है तो उसे समतल मैदान कहते हैं। इस मलबे में पत्थर, बालू और सिल्ट होता है और वो घाटियों में निक्षेपित हो जाता है, यानी कि वो जम जाता है। यानी जमीन के अंदर जो खड्डे पाए जाते हैं वो खड्डे इस मलबे से भर जाते हैं और उनका स्तर एक जैसा हो जाता है, उनकी सतह समान हो जाती है। ये मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये रहने के योग्य स्थान होता है। यहाँ पर सड़कें आसानी से बना सकते हैं, रेलें आसानी से चलाई जा सकती हैं और यातायात के साधन भी आसानी से चल सकते हैं, और खेती करना भी मैदानों में बहुत आसान होता है, सरल होता है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या में लोग निवास करते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि पहाड़ों की बजाय मैदानों में ज्यादा संख्या में लोग निवास करते हैं। तो इसका कारण आप समझ गए होंगे क्यों करते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ मैदान एशिया, उत्तरी अमेरिका में भी पाए जाते हैं। एशिया में हमारा भारत भी आ जाता है और भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान बहुत प्रसिद्ध है। चीन में यांगत्से नदी का मैदान बहुत प्रसिद्ध है। भारत में गंगा का मैदान सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इस लेसन को पढ़कर आप समझ गए होंगे कि भूमंडल के ऊपर या स्थल मंडल के ऊपर कैसे विभिन्न आकृतियों वाले स्थान पाए जाते हैं, जिन्हें किसी को पहाड़ कहते हैं, किसी को पठार कहते हैं और किसी को मैदान कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या भी अलग अलग होती है। जैसे अभी हमने बात की कि मैदानों में बहुत जनसंख्या पाई जाती है, जबकि पहाड़ों या पठारों पर कम जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि पहाड़ों का जो जीवन होता है वो बहुत कठोर होता है, कठिन होता है। किसी भी चीज को नीचे से ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल होता है, जबकि मैदानों में फसलें उगाना बहुत सरल होता है, घर बनाना भी आसान होता है, सड़कें बनाना, रेल की पटरियां बनाना बहुत आसान होता है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना भी बहुत आसान होता है, जबकि ये सारे काम पहाड़ों पर करने बहुत मुश्किल होते हैं। यही कारण है कि पहाड़ों पर कम लोग रहते हैं और मैदानों में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। और पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है, भूकंप आते रहते हैं या तूफान भी आते रहते हैं। तो इन तूफानों में भी कई बार पहाड़ों के बड़े बड़े टुकड़े टूट जाते हैं और उन गिरते रहते हैं, तो इस तरह से उनसे भी जान माल का नुकसान होता रहता है। यही कारण है कि लोग ज़्यादा पहाड़ों पर रहना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन पहाड़ लोगों के लिए घूमने का स्थान होते हैं, इसलिए ये प्राकृतिक दृश्य के उदाहरण होते हैं। इस लेसन को पढ़कर आप ये भी समझ गए होंगे कि जो पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं उनसे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। एक तो उन नदियों से हमें जो पहाड़ों के ऊपर जड़ी बूटियां होती हैं वो पानी के द्वारा बह कर आ जाती है, जिससे मैदानों की जमीन उपजाऊ हो जाती है। और दूसरा, ये नदियां मैदान का निर्माण करने में भी हमारी मदद करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चिंता की बात ये हो जाती है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इन मैदानों का लगातार गलत प्रयोग कर रहा है। वह जंगलों को काटकर अपनी इमारतें बना रहा है। जंगल हमारे लिए बहुत काम आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको काटना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए उन्हें काटता ही जा रहा है। इसके अलावा जो रहने के योग्य स्थान होते हैं वहाँ पर लोग इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे वो गंदगी ही फैलाते हैं और गंदगी से आप जानते हैं अनेक बीमारियां हो जाती हैं। और प्रकृति के द्वारा ये दिया गया इतना महत्वपूर्ण जो उपहार है, जो प्रकृति ने मनुष्य को दिया है, उसका भी हम दुरुपयोग करते हैं और इससे हमारा अपना ही नुकसान होता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक होना चाहिए, उन्हें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, मैदानों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और जल का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये चीजें मिल सके। इस लेसन के द्वारा आपने स्थल मंडल पर पाई जाने वाली अनेक आकृतियों के बारे में समझा और ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये भी आपने समझा।
अगर आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ऑल द बेस्ट।